जैसे ही उन्होंने मेरे ऊपर एसिड फेंका तो मुझे लगा कि शायद बारिश हो रही है। मैंने बोला, पापा मैं अनुपमा हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर बैटरी जलाई तो वह डर के मारे चिल्लाने लगे। वैसे ही पापा ने घर के सारे शीशे और दरवाजे खिड़कियों के जो शीशे थे उसे ढक दिया था। मैं अपने दर्दनाक कहानी बताने जा रही हूँ सबको। माँ सबसे खुशी मिलता है और प्यार मिलता है, मुझे दर्द क्यों। हेलो, मेरा नाम अनुपमा है। मैं दिल्ली नगर में रहने वाली हूँ। कहानी को आप तक पहुँचाने के लिए आज आई हूँ। मैं 2.5 साल की थी तब जो मेरी रियल मम्मी थी ना, उनका डेथ हो चुका था। माँ शब्द क्या होता है मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद था कि जब मैं छोटी थी तो मुझे मेरे बाबा और दादी ने पाला था। सभी लोग इसी बारे में सोचते थे कि अब हम लोगों की परवरिश और लालन पोषण कौन करेगा और हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो पापा की दूसरी शादी कराने की बाबा और दादी ने डिसाइड किया। कुछ समय बाद मेरे पापा की दूसरी शादी हो गई। जो मेरी स्टेप मदर थी उनके भी एक ऑलरेडी बच्ची थी। जब वह बेटी को साथ में लेकर आई तब उन्होंने देखा कि अब हम लोग पहले से ही 2 बच्चे थे। उनके मन में यही सब चल रहा था कि मेरे बेटी का क्या होगा, या तो इन सब दोनों का ही हो जाएगा, वगैरह वगैरह। आसपास के लोगों ने यह कहा था कि अगर इन दोनों बच्चों को मार दोगी तो यह सब आपका ही हो जाएगा, और आप रास्ते में से कांटा हटा देंगी तो सारा दहेज और घर आपका हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग घर में रह रहे थे तो उन्होंने हमें जहर देकर मारने की कोशिश की थी। कभी गला और कभी जहर देकर मारने की कोशिश की। हमें घर वालों ने सपोर्ट किया। पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तब उन लोगों ने एक डिसीजन लिया कि हम बच्चों को अपने पास रखते हैं, उनके पास नहीं। हम उनकी परवरिश करेंगे। ऐसे ही कुछ समय बाद हम लोग इलाहाबाद में आकर रहने लगे। लाइफ चलती रही। मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। टाइम बीतता गया, पता ही नहीं चला कि कब मैं इतनी बड़ी हो गई। 2004 में ऐसे ही मेरे दादी और बाबा एक्सपायर हो गए। मेरी स्टेप मदर को यह लगा कि अब इनका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, हम उन्हें आसानी से अपने रास्ते से हटा सकते हैं। फिर स्टेप मदर ने हमें अपने पास बुलाया। वहाँ मेरी कंटिन्यू पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। वह मुझे घर का काम कराती थी, मुझे मारना पीटना, मुझे प्रताड़ित करना, हर तरीके से मुझे टॉर्चर करती थी। कभी मेरी तबीयत खराब होती थी तो जब मैं सो रही होती थी तो मेरी चारपाई भी पलट देती थी। एक दिन ऐसे ही मैं जब सोकर उठी थी तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें घर का आज सारा काम करना है, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है आज से। मैंने बोला कि मेरा एग्ज़ाम है, मुझे स्कूल जाना है। तब उन्होंने बोला कि तुम मेरे पास रह रही हो, तुम्हें मेरे तरीके से रहना होगा, तुम्हें पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करनी। और कहती हैं कि अपने ससुराल जाओगी तो क्या पढ़ाई लिखाई करोगी, वहाँ भी चूल्हा चौका बर्तन करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से उन्होंने मुझे पढ़ाई नहीं करने दिया और मुझे एग्ज़ाम भी नहीं देने दिया। यह बात मैंने पापा से बताई और मैंने कहा, पापा मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। तो उन्होंने समझाया कि नहीं बेटा, वह तुम्हारी मम्मी है और तुम्हें उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह तुमसे प्यार नहीं करती, वह तुम्हारे भविष्य के लिए सोच रही है।
तुम्हारे आगे जीवन के लिए तुम्हारी शादी हो जाएगी, इसके लिए तुम्हें सभी काम आने चाहिए। तो मैंने बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं धीरे धीरे यह सभी काम सीख लूँगी, लेकिन मुझे इनके साथ नहीं रहना। मुझे वापस मेरे चाचा जी के पास जाना है, जहाँ मैं पहले रहती थी। अब हम लोग पापा चाचा जी के पास में रहने नहीं। चाचा जी बोले कि नहीं, तुम हमारे पास अब नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हें अपने पापा के पास जाना चाहिए, तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं जाना, मेरी स्टेप मदर मुझे बहुत ही मारती और प्रताड़ित करती हैं, और मुझे खाना भी नहीं देती, और वह बहुत बुरी हैं, मुझे उनके पास नहीं जाना। लेकिन चाचा जी बोले कि नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग चले गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद स्टेप मदर का हमारे प्रति व्यवहार बहुत ही अलग था। जैसे कहते हैं ना, जमीन आसमान का फर्क हो। मैं उनके नाम से आज भी डरती हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो वह बहुत बदल चुकी थी। उन्होंने जैसे मुझे ट्रीट किया, मुझे जैसे प्यार किया, गले से लगाए, अपनी गोद में बैठाया और सहलाया। कुछ महीने ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। बात करते रहे और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती रहीं। ऐसे ही चलता रहा। अचानक मेरे पापा बोले कि इतने समय बाद आई हो तुमने अपनी नानी का घर नहीं देखा है, चलो तुम्हें अपनी नानी के घर घुमा देते हैं। तो मैंने यह सोचा कि मैं कभी बचपन से अपनी मम्मी को नहीं देखा है, चलो नानी के घर जाऊंगी तो नानी को देख लूंगी। इसी बीच में मैं नानी के पास 2 से 3 महीने रुकी, और इस बीच मेरी स्टेप मदर मेरे चाचा जी के पास गई, जो दादी ने पहले से ही जेवर और जायदाद चाचा के पास रखे थे हमारे लिए। उनको यह सब चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों से, इसीलिए तो उन्होंने हमें इतना प्यार किया था, क्योंकि उन्हें जेवर, हीरे और जवाहरात चाहिए था। जब वह सब कुछ चाचा के घर से ले आई तो उन्होंने पापा से बोला कि अब जाइए और उसे लेकर आइए। जब मैं नानी के घर से अपने घर गई तो मैं अभी घर में अपने कदम भी नहीं रखा था। अभी मैं अपने गेट पर ही खड़ी थी। तभी मेरी स्टेप मदर वहीं लड़ाई झगड़ा, चप्पल फेंक के मारने लगी, मुझे गाली देने लगी। तो मैं अंदर से डर गई और मैंने सोचा कि उन्हें अचानक क्या हो गया। मुझे उसे समय नहीं पता था कि अचानक से यह क्या हो गया। इतने समय से तो सब ठीक था, लेकिन अब तो मैं नहीं बचूंगी, क्योंकि उनका पहले वाला रूप मेरे सामने आ गया था। मैं सहती रही, सुनती रही, मुझे मरती रही, खाना नहीं देती थी, वैसे ही दिन भर भूखी प्यासी रहती थी। पूरा दोपहरी में मैं काम करती रहती थी। जो मेरी सौतेली बहन थी मुझ पर हुक्म चलाती रहती थी, जो तो पानी मांगती, आओ मुझे खाना दो, मेरे कपड़े साफ करो। और मैंने पापा से बोला कि पापा मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है, तो आप मेरी मदद करो। तो मेरे पापा ने बोला कि बेटा तुम यही सब सहना है, कुछ समय बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम पराए घर चली जाओगी, तो तुम्हें कौन डांटेगा, कौन मारेगा, तब तुम्हारी लाइफ है, तुम अपने तरीके से जियोगी। एक दिन अचानक से चाचा जी मेरे घर आ गए, जो इलाहाबाद में रहते थे। उन्होंने मेरी इसी हालात देखी तो फटी हुई सूट पहनी थी, भरी दोपहरी में काम कर रही थी। गांव में बड़ा बड़ा घर होता है, ऐसे में घर में झाड़ू लगा रही थी। मेरी ऐसी हालात देखी मैं पसीने से लथपथ थी और उनकी आंखों में आंसू आ गए
और उन्होंने कहा चलो मैं बात करता हूँ। तो मैं चाचा जी से रिक्वेस्ट किया कि चाचा जी मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। चाचा जी ने कहा चलो कल देखते हैं। यह मेरा रोज का काम था। मैं सुबह उठती थी, खाना बनाती थी, शाम को भी बनाती थी, सारे घर का काम करती थी। एक दिन मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आया कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं कैसे बचूंगी। एसिड के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। क्राइम क्या होते हैं मुझे यह भी नहीं पता था। मेरे पापा जी सुबह ट्रेन से लखनऊ चले गए, मुझे घर पर अकेले छोड़कर मेरी स्टेप मदर के पास। उसके बाद मैं सुबह उठी तो अच्छी पापा नहीं थे यहाँ पर। तो मेरा क्या होगा? तो मैं नहीं बचूंगी, अब तो मैं मर जाऊंगी। अंदर से इतना डर लग रहा था कि अब तो मेरी स्टेप मदर मुझे मार ही डालेंगी। दिन भर मैंने अपना सारा काम किया और शाम को जब मैं चटाई बिछाकर लेटने जा रही थी तब मेरी स्टेप मदर आगे बोलती हैं तुम्हें कमरे में सोना है। तब मैं आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि मैं बाहर ही सोती थी, क्योंकि सबसे पहले सुबह मुझे ही उठना था और घर के काम करना था। अचानक से यह क्या हो गया कि मुझे अंदर सोना है। अंदर से बहुत ही डर लग रहा था। मुझे यह भी डर लग रहा था कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं उसे कैसे बचूंगी। मैं चारपाई उठाई और अंदर लेकर गई, खुले में आकर लेट गई। तो मैं सोई थी। रात को जैसे ही 12 और 1:30 बजे तो ऊपर उन्होंने हमारे एसिड फेंका। मुझे लगा कि शायद बारिश हो गई है और मैं जैसे ही उठने की कोशिश करी तो मेरे ऊपर से एक स्मेल आने लगी, अजीब सी। तो मुझे नहीं पता था कि यह क्या है और मैं खूब चीखने और चिल्लाने लगी। वहीं पर मेरी स्टेप मदर मेरी खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। तब मैं बहुत ही चीखी चिल्लाई और अपने आप से ही कोशिश करके उठी और देखा मैंने इधर उधर। मुझे बहुत ही छोटी लगी और बहुत ही गिरी, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। मैं बाबा को जगाई और बोली बाबा उठो। उनको लगा कि गांव में एक चोर आ गया है, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम कौन हो। उन्होंने मुझे मारने लगा और मैंने बोला कि मैं अनुपमा हूँ। तब उन्होंने ऐसे ही बैटरी का टॉर्च जलाया और मेरा चेहरा सूजा हुआ देखा। इतना बड़ा हो गया था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाबा मुझे मेरे चेहरे को पोंछने लगे और तब मैंने पूछा बाबा मेरे चेहरे पर क्या हुआ है, मुझे बहुत जलन हो रही है। तो बाबा ने कहा कुछ नहीं बेटा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। बाबा ने गांव के प्रधान के पास फ़ोन किया और कहा कि जो बच्ची इलाहाबाद से आई थी उसके चेहरे पर किसी ने काला तेल फेंक दिया है, क्योंकि बाबा को भी नहीं पता था कि किसी ने क्या फेंका है मेरे चेहरे पर। तब वह प्रधान जब गाड़ी से आए तब उन्होंने देखा कि मेरे चेहरे पर किसी ने एसिड डाल दिया है और मैं चिल्लाई और मैं रोड पर गिर गई। ऐसे ही लोग मुझे चारों तरफ से देख रहे थे कि क्या हुआ। सभी लोग अपने में बातें करने लगे। तब मैंने कहा मुझे क्या हुआ है, मेरी स्टेप मदर को भी बुलाओ, मैं उनसे भी मिलूं। तो मेरी स्टेप मदर को बुलाया गया। उन्होंने बोला कि मैं नहीं आऊंगी, वह आने से इनकार कर देती हैं बाहर। तब मेरे दिमाग में चला कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है कि मेरी स्टेप मदर भी मुझे देखने से डर रही हैं। तब मुझे उन्होंने गाड़ी में डाला और तुरंत एक गांव के पास के अस्पताल में ले गए। तब डॉक्टर ने मेरे चेहरे पर एक नीडल लगाया और मुझे बेड पर सुला दिया। उन्होंने ना ही मुझे कोई
इंजेक्शन दिया और ना ही कोई मुझे बोतल चढ़ाया। एक रात वैसे ही मुझे बेड पर सुलाया रखा, जैसे होता नहीं है कि पानी में से मछली को निकाल दिया जाए तो मछली जैसे तड़पती है, मैं भी वैसी ही तड़प रही थी। मेरे शोल्डर पर जो कपड़े थे वह चिपक गए थे, मुझे देखना बंद हो गया था, मेरे मुंह से झाग झाग निकल रहे थे और मैं चिल्ला रही थी कि मेरे चाचा और पापा को बुला दो। अगली सुबह मेरे चाचा और पापा जी आए। वहीं से मुझे इलाहाबाद हॉस्पिटल में लेकर गए और मेरा ट्रीटमेंट दवा चलने लगा। मुझे 15 से 16 घंटे बाद ट्रीटमेंट मिला। उतनी देर में मैं चिल्लाई चीखी जो शायद मैं उसे लाइफ को याद नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरी स्टेप मदर ने मेरे पर अटैक किया था और मेरे पापा ने मेरा साथ छोड़ दिया था और उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं मेरी गलती है। ऐसे इसलिए मेरे साथ हुआ था क्योंकि मेरी फैमिली भी मेरे से सपोर्ट नहीं करती थी और मेरे फैमिली के जितने रिश्तेदार थे मुझे देखने के लिए आते थे, वह कहते थे कि अरे अब तो इसे कौन शादी करेगा, मर जाती तो अच्छा होता, इसे जहर का सुई लगवा दो, इसका क्या होगा अब, यही सारा वो लोग कहते थे। जब मैं हॉस्पिटल से आई तो मैं कमरे में जब आई तब वहाँ पे खिड़की, दरवाजे और शीशे पर कपड़े टांग दिए गए थे तो कि मैं अपना चेहरा ना देख पाऊँ। मैं कुछ टाइम तक ऐसे ही रही, लेकिन मैं बर्तनों और साफ चीज़ों में अपना चेहरा देखने की कोशिश करती थी, पर घर वाले मुझे डांट दिया करते थे। कुछ टाइम बाद मैं जब घर में काम कर रही थी तो अचानक शीशे पर से कपड़ा हट जाता है और मैं खूब तेज चिल्लाती हूँ। जैसे हॉरर मूवीज में नहीं होता है कि कुछ डरावनी चीज़ आ जाती है तो चीख निकल जाती है, वैसे ही मेरी चीख निकलती और मैं खुद तेज चिल्लाती। तो घर वाले आते और शीशे पर से जब कपड़े हटे हुए देखते तो वह लोग समझ जाते हैं कि यह इसीलिए चिल्लाई है अपना चेहरा देखकर। मैं अपना चेहरा देखकर बहुत रोती रही, नहीं मुझे मरना है, मैं बेकार हो गई हूँ, मुझे सभी लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। चाचा ने मुझे और मेरे भाई को घर से भगा दिया और ट्रेन के स्टेशन पर हमने सारी रात गुजारी। हमारे बैग सब चोर लेकर चले गए। जैसे तैसे मेरे भाई ने भीख मांग कर कुछ पैसे ही कर 200 पैसे इकट्ठे किए। तब वहीं पर हमारे नानी का घर था तो हमने वहां पर जाने का सोचा। तब हम फाइनली वहां पर खुश रहने लगे। ऐसे ही एक साइबर अटैक। सविता, जब मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ था तभी वह मेरी अस्पताल की फ्रेंड बनी थी। अचानक कि कविता ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि मुझे तुमसे मिलना है, तो मैं एक बात के ही कैंटीन में उसे मिलने का सोचा। तब उसने मुझे बताया कि ऐसे ही एक साइबर अटैक है जो तुम जैसे एसिड फेंकने वाली महिलाओं के लिए काम करती है। तब मैंने उनसे मिलने का सोचा। मैंने 5 साल बाद कभी बाहर जाने का प्लान बनाया था। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी खुशहाल चलती रही और मैं उनसे मिली। तब मुझे पता चला कि मैं ही एक साइबर अटैक वाली लड़की नहीं हूँ। ऐसी लड़कियाँ बहुत सारी हैं जिसे ऐसे दर्द झेलना पड़ता है। हम उनके दर्द को बनेंगे और उनके साथ रहेंगे। मैंने बहुत ही औरतों को प्रेरणा दी है जो मेरे साइबर अटैक में जो एसिड अटैक से पीड़ित थी। मैंने उनका मनोबल बढ़ाया और मैंने कहा कि जीवन यहीं पर समाप्त नहीं होता, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने जीवन को खुशहाल और लोगों को भी खुशहाल रखना चाहिए। मेरी कहानी आप लोग को कैसी लगी दोस्तों? मेरा मकसद यही था कि मेरी दर्दनाक कहानी, मेरी आवाज़ आप सभी तक जाए और आप लोग भी ऐसे ही महिलाओं को प्रेरणा दे। दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं है कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसी लगती हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। ज़रूरी यह है कि मेरी आवाज़ आप तक जाए और आप लोग मेरी
और आप लोग ऐसी महिलाओं का साथ दें दोस्तों। ज़रूरी यह है उनका मनोबल बढ़ाया जाए। और मैंने कहा कि जीवन यहीं पर समाप्त नहीं होता, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने जीवन को खुशहाल और लोगों को भी खुशहाल रखना चाहिए। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? मेरा मकसद यही था कि मेरी दर्दनाक कहानी, मेरी आवाज़ आप सभी तक जाए और आप लोग भी ऐसे ही महिलाओं को प्रेरणा दे। दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं है कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसी लगती हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। ज़रूरी यह है कि मेरी आवाज़ आप तक जाए और आप लोग मेरी ऐसी महिलाओं का साथ दे। दोस्तों, ज़रूरी यह भी नहीं है कि भगवान ही सबकी मदद करे, हम इंसान भी इंसान की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी आप लोग से यह निवेदन है कि मेरी कहानी को सुने और इसे अपने अंदर ग्रहण भी करें और महिलाओं का साथ दे। एसिड पीड़ित महिलाओं से ही उनका दर्द पूछिए, उन्हें कैसा फील होता होगा। हम कहानी के लास्ट में आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप लोग को इस पीड़िता की कहानी अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। अपने ज़िंदगी में खुशहाल और दुनिया को भी खुशहाल करते रहिए।